अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फ़रहीन मकसूद और आप देख रहे हैं स्टडी विद उस्तानी जी। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर इन स्टैटिकल इन्फ्रेंस में से था। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्टैटिकल इन्फ्रेंस एस्टिमेशन, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। एस्टिमेशन, एस्टिमेट्स एंड एस्टिमेटर्स। एस्टिमेट्स होता है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एस्टिमेटर्स होता है रूल्स और फार्मूला जिसकी मदद से हम एस्टिमेट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था पॉइंट एस्टिमेशन और इससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी की थी जिसमें हम एस्टिमेट की वैल्यू फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेटर। और एस्टिमेटर था सैम्पल मीन एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। और सैम्पल साइज़ जहाँ पर लेस देन 5 था वहाँ पे हमने पॉपुलेशन साइज़ जो है जहाँ पे पॉपुलेशन साइज़ लेस देन 5 था वहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो था वो इक्वल्स टू सिग्मा ओवर √n था और इसकी मदद से हमने ये फाइंड किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर गुड पॉइंट एस्टिमेटर्स। A good point estimator is considered a good estimator if it satisfies various criteria. 4 of these criteria are unbiasedness, consistency, efficiency, and sufficiency. We will discuss these properties in turn. यहाँ पर कहा जा रहा है कि criteria for good point estimator क्या है? Unbiasedness, कि वो दो वैल्यूज़ के दरमियान एक की तरफ ज़्यादा झुकाव ना करे या फिर अनजस्ट ना हो। कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और सफिशिएंसी ये तीनों एक जैसे मीनिंग्स दे रहे हैं, जैसे कि ऐसा क्राइटेरिया जो कंसिस्टेंट हो, एफिशिएंट हो, आपको जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए, वो चीज़ एफिशिएंट होती है जो आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से आपका काम पूरा कर देती है। ऐसी वैल्यूज़ प्रोवाइड करे, ऐसा क्राइटेरिया, और सफिशेंट हो। ये हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले है अनबाइस्डनेस। An estimator is defined to be unbiased if the static used in an estimator has its expected value equal to the true value of population parameter being estimated. आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। ये हमारी डेफिनेशन है अनबाइस्डनेस के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर स्टैटिक जो है जो हम यूज़ कर रहे हैं एज एन एस्टिमेटर, स्टैटिक वैल्यू कौन सी होती है? सैम्पल्स की वैल्यू, जो कि हम एज एन एस्टिमेटर यूज़ कर रहे हैं फाइंड करने के लिए पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू जिसको हम एस्टिमेट कहते हैं। अगर उसकी वैल्यू जो स्टैटिक हम यूज़ कर रहे हैं फाइंड करने के लिए वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, उसकी वैल्यू अगर पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू के इक्वल होती है तो हमारा जो एस्टिमेटर है वो अनबाइस्ड कहलाएगा। कैसे? अगर हमारे पास यहाँ पर थीटा जो है वो म्यू है और थीटा हेड जो है वो एक्स बार है, अगर यहाँ पर म्यू की वैल्यू एक्स बार के इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमारा जो थीटा हेड जो कि हमारा स्टैटिक है वो अनबाइस्ड है। हम आगे पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा सही समझ आएगा। इन अदर वर्ड्स, लेट थीटा हेड, जैसे कि मैंने बताया, लेट थीटा हेड बी एन एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा, देन थीटा हेड विल बी कॉल्ड एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर if estimated theta hat is equals to theta. estimated theta hat जो है उसकी उन्होंने एक एग्जाम्पल भी की हुई है। if theta hat is not equals to theta, the static is said to be biased. अगर वो इक्वल नहीं है तो वो biased कहलाएगा। The estimator is defined to be positively biased when estimated theta hat is greater than theta, and it is said to be negatively biased when estimated theta hat greater than theta. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको लिख के करें तो वो ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। कहा जा रहा है कि थीटा हेड की वैल्यू जिसका हम एस्टिमेट ले रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू लेस देन थीटा आएगी तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा, और इफ़
थीटा हैट जिसका हमने एस्टिमेशन लिया है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन थीटा आएगी तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। ये चीज़ें याद करने की हैं। क्वेश्चन पेपर में अनबायसनेस पर पूरा एक नोट आ सकता है। जब आप थ्योरी का पार्ट करें तो इसको पूरा सॉल्व करें। यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है इसको सॉल्व करें, और जब पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आप इसकी थ्योरी लिखें, साथ इसकी एक एग्ज़ाम्पल दें, क्योंकि जो चीज़ एग्ज़ाम्पल से आप वहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे क्वेश्चन पेपर में वो उसके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने उनको एक एग्ज़ाम्पल दी है, आपने प्रूफ करके दिखाया है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको भी करके दिखा देती हूँ। लेट कंसीडर द सैंपल मीन x bar as an estimator of population mean. Mu, as I said कि जो सैम्पल मीन है, जो सैम्पल मीन होता है वो पॉपुलेशन मीन का स्टैटिक होता है, ये कह लें कि एस्टिमेटर होता है, जिसे हम एस्टिमेट निकालते हैं पॉपुलेशन मीन की वैल्यू को। समझ आ रही है? जो सैम्पल मीन है वो एस्टिमेटर होता है, जो पॉपुलेशन मीन होता है वो एस्टिमेट होता है। तो आगे सॉल्व करते हैं। Then if we allocated the value, then if I am saying that ये जो बुक में क्वेश्चन है वहाँ पर लिखा नहीं हुआ उन्होंने, लेकिन उन्होंने जस्ट एलोकेट कर दिया वैल्यूज़ को। थीटा को इक्वल टू किया है म्यू के, एंड थीटा हैट को इक्वल किया है एक्स बार के, इक्वल्स टू 1/n समेशन equals to 1 xi. Okay, now estimate value of theta hat is equals to x bar, estimated value of x bar। यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा है कि स्टैटिक की वैल्यू से हमने फाइंड करना होता है पॉपुलेशन की वैल्यू को। कहने का मतलब ये है कि एस्टिमेटर की वैल्यू से फाइंड करना होता है एस्टिमेट की वैल्यू को। यहाँ पर जो एस्टिमेटर है वो थीटा हैट है। थीटा हैट को हमने एक्स बार एलोकेट किया हुआ है, यहाँ पर एलोकेट किया था हमने एग्जाम्पल में। थीटा हैट की जगह हमने एस्टिमेटेड एक्स बार, थीटा हैट की जगह हमने एक्स बार की वैल्यू डाल दी। अब उसको सॉल्व करेंगे तो वो ऐसे होगा। सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। वो हमने याद रखना है कि यहाँ पर हमने थीटा हैट की जगह एक्स बार डालना है, और हमें ये बात भी याद रखनी है कि हमेशा हमें एस्टिमेटर ही सॉल्व करने हैं, एस्टिमेट सॉल्व नहीं करना है। एस्टिमेट की तो वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो एस्टिमेटर ही सॉल्व किया जाता है। एक्स बार की वैल्यू डाल दी, वो भी ऊपर दी हुई है। यहाँ पर अगर हम इसको खोलें 1/n को बाहर ले आए, एस्टिमेट जो है ई, इसको अंदर ले जाए, सॉल्यूशन निकालना है ना, एंड तक लेके जाना है इसको, एक्स बार आई। ओके, तो यहाँ पर 1/n को बाहर लिख लेना है, और एक्सपेक्टेड की जो वैल्यू है उसे अंदर ले जाना है ये, और यहाँ पर समेशन n i is equals to 1 x i।
सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सीरीज़ खोल देंगे एक्स की वैल्यूज़ की, तो वो कुछ इस तरह होंगी, x1 प्लस x2 ओवर 2 xn 1 over n एक्सपेक्टेड की वैल्यूज़ टू द ईच ऑफ दिस वैल्यू ऑफ इन दिस सीरीज़, इन सब के साथ इसको लिखना है, ये सब के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू विद x2 सो ऑन, एक्सपेक्टेड वैल्यू विद xn। हमारी जो x की वैल्यूज़ हैं वो ड्रॉ हुई हैं पॉपुलेशन से। इट्स मीन कि ये सैम्पल की वैल्यूज़ जो हैं इनका एक्सपेक्टेड जो है वो भी म्यू के इक्वल होगा। इट्स मीन कि एक्सपेक्टेड की एक इस जो सैम्पल सीरीज़ मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड के साथ लिखी है, ये वाली लाइन, इसकी एक एक वैल्यू म्यू के इक्वल होगी बिकॉज इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन। तो एक्सपेक्टेड x1 इज इक्वल्स टू म्यू, expected x2 is equals to mu, expected x3 equals to mu, to so on to expected x mu n। इस जाती अगर हम उसको इकट्ठा करें तो उसकी लास्ट वाली वैल्यू जो है यहाँ पर n तक जाके ख़त्म हो रही है। कोई उसको आई का नेम देता है, कोई n का देता, तो यहाँ पर उन्होंने n दिया हुआ है, यानी कि n म्यू। इन सब को अगर इकट्ठा सीरीज़ को किया जाए तो वो n म्यू के इक्वल होगा। म्यू की जो वैल्यूज़ है उसकी एक सीरीज़ खुल गई है, उस सीरीज़ को जब इकट्ठा करेंगे तो वो n म्यू तक ख़त्म होगी। उसको हम इकट्ठा करके लिखेंगे उसके सम को, तो वो n म्यू है। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे कटिंग हो रही है n के साथ, इक्वल्स टू म्यू हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही आया है और हमारा जो एस्टिमेटर है वो अनबाइस्ड है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इसकी जो वैल्यू है वो म्यू आई है, और वी हैव रिटन दैट, ये इक्वल है और ये इक्वल है थीटा के। वी हैव रिटन दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड इज इक्वल्स टू थीटा, एक्सपेक्टेड थीटा हेड की वैल्यू है एक्सपेक्टेड थीटा के, और म्यू इक्वल्स टू थीटा हमने एलोकेट किया हुआ था। इसका मतलब कि जो हमारा एस्टिमेटर है वो अनबाइस्ड है, ठीक है। देखें तो हमने सही सॉल्व किया है, यस वी आर राइट, यपी। आगे पढ़े तो लिखा हुआ है दस वी सी दैट सैम्पल मीन एक्स बार इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ मीन म्यू ऑफ एनी पॉपुलेशन। यस, अब ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चंस में भी आता है कि इफ़ एक्स बार इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा प्रूव्ड इट, कि इसको प्रूव करके दिखाएं, तो आप ये एग्जांपल दे के प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है कि सैम्पल proportion is also an unbiased estimator of the population parameter p as, यहाँ पर उन्होंने प्रोपोर्शन का एस्टिमेटर ले लिया है प्रोपोर्शन हेड, उसको उसकी प्रोपोर्शन हेड की वैल्यू डाल दी है, वो है x/n। अगर आपने बाइनोमियल और हाइपर की पढ़ी हुई हैं सीरीज़ पढ़ी हैं तो उसमें उन्होंने वैल्यूज़ दी होती थी, p की वैल्यू x/n होती थी और q की वैल्यू 1 - p होती थी, 1 - p इक्वल्स टू q। यहाँ पर q की ज़रूरत नहीं है, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी थी और बताना था कि जो p है वो अनबाइस्ड, p हेड है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर p है, तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ p हेड डाला इक्वल्स टू उसकी p हेड की वैल्यू डाल दी एक्सपेक्टेड x/n, n को बाहर निकाल दिया 1/n को, अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ गया। सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो x है वो np के इक्वल होती है, वो np के इक्वल होती है, वैल्यू डाल दी
और डिवाइडेड बाय n हो गया तो इक्वल टू p आ गया। और ये बात हमने बता दी कि x इज़ द नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, या ये उन्होंने बता दिया साइड पे। तो हमें पता चल गया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू p हैट जो है वो भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है p का। नीचे उन्होंने एक और सैम्पल मीडियन के बारे में बताया हुआ है। ये चीज़ें आप जब थ्योरी याद करने लगेंगे तो साथ याद कर लीजिएगा। द सैम्पल मीडियन इज़ आल्सो एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू व्हेन द पॉपुलेशन इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जब पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये बात याद करने वाली है, क्योंकि ऊपर तो उन्होंने लिखा था जब हम थीटा हेड के बारे में फाइंड करने लगे थे कि वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है कि नहीं, तो उन्होंने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ n लिखा था वहाँ पर। इर्रिस्पेक्टिव मतलब उसके बारे में जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। लेकिन जब सैम्पल मीडियन से हम फाइंड करेंगे कि वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है कि नहीं, तो उसके लिए ज़रूरी है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना ज़रूरी है अनबायस्ड एस्टिमेटर होने के लिए। सैम्पल मीडियन के अनबायस्ड एस्टिमेटर होने के लिए पॉपुलेशन का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना ज़रूरी है। और आगे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, बट द सैम्पल वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर इज़